अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कल हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि क्लासिकल फ़िज़िक्स की क्या सब डिविजन्स हैं, क्लासिकल फ़िज़िक्स को हम लोगों ने किस तरीके से डिवाइड किया है। आफ्टर दैट आज हम सेकंड ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न फ़िज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने क्लासिकल फ़िज़िक्स से निकाल दिया या जिनको हम लोगों ने क्लासिकल फ़िज़िक्स की ब्रांच में से अलहदा कर दिया। क्लासिकल फ़िज़िक्स में हम लोगों ने बताया था आपको कि वो तमाम सब्जेक्ट्स जो कि हम लोग जनरली बहुत ईजीली हम लोग उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्लासिकल फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं। मॉडर्न फ़िज़िक्स के अंदर हम लोग उन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, हम लोग उन सब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे जो कि वेरी रेयर हैं, जिनको हम लोग नॉर्मली स्टडी नहीं कर सकते, जिनका मास बहुत ज़्यादा है या जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है या जिनकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है। जस्ट लाइक अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो प्लैनेट्स को हम लोग ड्यू टू इट्स वेरी मैसिव मासेस हम उनको इजीली स्टडी नहीं कर सकते। उनके लिए फिर हमें सेकंड ब्रांच का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टडी ऑफ प्रोटॉन्स, स्टडी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ही लाइटर एलिमेंट्स हैं। आफ्टर दैट इनके अंदर फोटोन भी आ जाएंगे। तो वो तमाम पार्टिकल्स जो कि जनरली हम लोग देख नहीं सकते या उनको हम लोग जनरली एज्यूम नहीं कर सकते, एक आम इंसान उनके बारे में इजीली सोच कर कोई फाइनल प्रिडिक्शन नहीं दे सकता, उन तमाम पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए हम लोग मॉडर्न फिज़िक्स का सहारा लेंगे। तो मॉडर्न फिज़िक्स में जो सबसे पहली इसकी ब्रांच, अब मॉडर्न फिज़िक्स के बारे में जिस तरह क्लासिकल फ़िज़िक्स के बारे में आपको बताया था कि क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर जो इनके बेसिक साइंटिस्ट थे, जो इनके सबसे मेन साइंटिस्ट थे, जिनके नाम पर हमने क्लासिकल फ़िज़िक्स को सेकंड नेम भी दे दिया था न्यूटोनियन फ़िज़िक्स का, ड्यू टू न्यूटन, बिकॉज न्यूटन्स ने बहुत सारे ऐसे लॉज, बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस बेसिक बनाई हैं जो कि आम लोगों को, आम फिज़िक्स को समझने में हेल्प आउट करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस की, लॉज ऑफ मोशंस की, तो ये वो इक्वेशंस हैं, वो लॉज हैं जो कि हम जनरल ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। हम इन मोशन की इक्वेशंस को या मोशन के लॉज को हम इनको बिग जाइंट्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये जनरल ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होती है। सिमिलरली मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर जो सबसे मेन और जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है वो है आइंस्टाइन का। और शायद आइंस्टाइन ने ही फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट को, फिज़िक्स की बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट को, बहुत बड़ी डेफिनेशन को बहुत छोटा करके हमें एक फॉर्मूले के ज़रिए से समझा दिया। आइंस्टाइन की एक बहुत ही मशहूर इक्वेशन है, दैट इज़ E = mc²। तो ये वो इक्वेशन है जिसने हमारी फ़िज़िक्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, हमारी कंप्लीट फ़िज़िक्स को जिन्होंने एक ही फॉर्मूले में कंक्लूड करके हमें फाइनल रिज़ल्ट दे दिया, दैट द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। इसको हम कह सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट हियर E रिप्रेजेंट्स एनर्जी एंड M रिप्रेजेंट मास, C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। अब आप यहाँ पर देखें कि एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट का एक ऐसा रिलेशन है जो कि हमें फ़िज़िक्स को कनेक्ट करने में कैसे हेल्प आउट कर रहा है। और इसको हम लोगों ने, अगर ये वाकई में फ़िज़िक्स को हेल्प आउट कर रहा है तो फिर हमने इसको क्लासिकल फ़िज़िक्स में क्यों नहीं पढ़ा। क्लासिकल फ़िज़िक्स में ना पढ़ने की वजह ये एलिमेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन आवर थिंकिंग। इतनी ज़्यादा है कि हम लोग इसको जनरली सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। हम लोग इसको सिर्फ एज्यूम इस तरीके से कर सकते हैं, 3 exponential 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ द वैल्यू फॉर स्पीड ऑफ लाइट। 3 exponential 8, 3 exponential 8 means you have to add 8 zeros
against 3 to complete this value. Generally this is your speed of light. अब ये स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज़्यादा मैसिव है, ये स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में है कि इसको हम लोग जनरली एज्यूम नहीं कर सकते, इसको हम लोग इजीली स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हमने इसको एक ऐसी ब्रांच में रख दिया जिस ब्रांच को हम लोगों ने आफ्टर 1800 हम लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया। तो इस फॉर्मूला के ज़रिए से हम लोग ये बात कह सकते हैं कि बहुत आसानी से हम लोग किसी भी एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट व्हाट्स आवर कंडीशन, हमारी कंडीशन ये है कि उस मास को आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराएं। ये मास है, ये हमारे पास एक जनरल सा मास है, सिंपल सा ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को, इस मास को मैं मूव कराऊं इस स्पीड के साथ, तो ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको खाली कहना आसान है, सुनना आसान है, बट इसको ऐसा करना, उसके लिए हमें काफ़ी सारे साइंटिफिक हेल्प्स लेनी पड़ेंगी। तो समराइज़ करते हैं अपनी बात को। यहाँ पर E = mc² इज़ द बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन, और उनकी मदद से हमने काफ़ी सारी फिज़िक्स की मज़ीद ब्रांचेस को स्टडी किया, जिसमें हमने छोटे और बड़े पार्टिकल्स को स्टडी किया। तो सबसे पहली जो ब्रांच हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स की आएगी, उस ब्रांच को हम लोग नाम देंगे एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसमें हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम का फिज़िकल बिहेवियर कैसा है, एटम का केमिकल बिहेवियर कैसा है। अगर एटम को किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करवाना है तो उसमें उसके आफ्टर रिएक्शन या बिफोर रिएक्शन उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, और उस फ़र्क के बाद उसके अंदर जो चेंजेस आएंगी, उसके बाद उसके अंदर जो नए एलिमेंट्स प्रोड्यूस होंगे वो किस तरीके से होंगे। इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एटॉमिक फ़िज़िक्स का। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम लोग ये बताएंगे कि एटम की स्टडी क्या है, एटम के अंदर इसका स्ट्रक्चर, मास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, ये तमाम चीज़ें आएंगी। इसके बाद दूसरी हमारे पास फ़िज़िक्स की ब्रांच होगी न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम स्टडी करेंगे उन एलिमेंट्स को जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। देखें, आपको मॉडर्न फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एटम के बारे में स्टडी किया, एक ऐसे एलिमेंट के बारे में स्टडी किया जिस एलिमेंट को हम लोग जनरली कंसीडर नहीं कर सकते, जिसको हम लोग जनरली किसी एग्जाम्पल में नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बट अब इस एटम को मज़ीद इसके अंदर डीपली स्टडी कर रहे हैं, मज़ीद इसके अंदर हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, और मज़ीद हम इसके अंदर, एटम के अंदर जो हमने 3 पार्टिकल पढ़े, सबसे पहले हमने ये बताया कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इससे छोटा कोई पार्टिकल है ही नहीं। लेटर ऑन हमें एक बात पता चलती है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, क्योंकि एटम के अंदर भी मज़ीद एलिमेंट्स मौजूद हैं, एटम के अंदर भी मज़ीद चीज़ें मौजूद हैं। वो क्या हैं? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। तो जो एटम के अंदर चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली सी बात है एटम से भी छोटी होंगी, यानी कि हम मज़ीद छोटी से छोटी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें न्यूक्लियर फिज़िक्स आ जाएगा कि सिर्फ एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करना है कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है। अब एटम के न्यूक्लियस के अंदर ये 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर किसी एटम में न्यूट्रॉन की तादाद को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन की तादाद को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, और अगर किसी एटम के अंदर हम इनकी तादाद को कम कर देंगे तो क्या होगा। इसके ज़रिए से हम लोग आगे एक बहुत ही बेस्ट
हेल्पफुल और बहुत ही अच्छे से हम लोग जिसे हम कहते हैं कि पावर के लिहाज से हम लोग बहुत अच्छे से एक टॉपिक को स्टडी करते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर मीन्स बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जीज हमें जो पावर मिलेगी उसको हम न्यूक्लियर पावर कहेंगे। तो इसके ज़रिए से हम लोग जो बॉम्ब वगैरह बनाएंगे, जो भी हम लोग आर्मरी बनाएंगे, वो तमाम एलिमेंट्स इस न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आएंगे। इसके बाद हमारे पास तीसरा एलिमेंट आ गया प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं उन एलिमेंट्स के बारे में जो कि फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर में आते हैं। फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर से मुराद क्या है? जो बेसिक मैटर की हैं वो 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हीट लिक्विड में। इस लिक्विड को मज़ीद टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ये तो हमने 3 बेसिक स्टेट्स पढ़ी हैं अब तक। बट अगर हम इस गैस को भी मज़ीद हीट करें, अगर हम इस गैस को मज़ीद टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो क्या होगा? तो ये गैस आयोनाइज हो जाएगी, और जब ये गैस आयोनाइज हो जाएगी तो इसकी आयोनाइजेशन के बाद जो इसकी फॉर्म होगी, जो इसकी स्टेट होगी, उसको हम कहेंगे प्लाज्मा। तो वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम पार्टिकल्स, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि गैस को आयनाइज करने से मिलेंगे, गैस को मज़ीद आयनाइज करने से मिलेंगे, उन पार्टिकल की स्टडी को हम प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। जैसा कि हम अगर अर्थ की बात करें तो हमारे अर्थ की जो कोर्स हैं उनमें जो इनर कोर है, इनर कोर की जो स्टेट है, इनर कोर की इंटरनल स्टेट को हम लोग प्लाज्मा का नाम देते हैं, क्योंकि इनर कोर के अंदर गैसेस के टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, गैसेस की इतनी ज़्यादा मिकदार में टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है कि वो गैसेस आयनाइज होकर प्लाज्मा की फॉर्म इख्तियार कर लेती हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि ये बायो फिज़िक्स आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्ट हैं। फ़िज़िक्स के ज़रिए से हम लोग बायोलॉजी को कैसे स्टडी कर सकते हैं, और फिज़िक्स के ज़रिए से हम लोग बायोलॉजिकल स्टडीज़ करना भी चाहें तो उसमें हमारा जो मेन पर्पस है, जो हमारा मेन काम है, वो क्या है, हमारा हेल्पफुल है या नहीं है। अगर हेल्पफुल है तो वो किस तरीके से है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर ऑप्टिकल्स की बात करते हैं हम, तो जो ऑप्टिक्स हैं, जो ग्लासेस हैं, ये तमाम के तमाम रिलेट करते हैं मेडिकल फील्ड से। जो लेंस हैं, मिरर हैं, ये तमाम के तमाम इनकी रिफ्लेक्शन, इनकी रिफ्रैक्शन और इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिलेट तो मेडिकल से कर रही हैं, क्योंकि इनको ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इनको। ग्लासेस हो गए, ऑप्टिकल्स हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए, हम लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बट इनकी जो शेप है और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो इनकी थ्योरी है और जिस बेसिस पर ये काम करती हैं, वो चीज़ें फ़िज़िक्स से मिल रही हैं हमें। मीन्स कि अगर किसी लेंस में कोई रे आ रही है तो वो रे कहाँ पर किस तरीके से रिफ़्लेक्ट होगी, क्या वो लेंस को रिफ्रैक्ट करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी, क्या वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। अगर मिरर में अगर वही रे आकर टकरा रही है तो वो बीम ऑफ लाइट क्या काम करेगी, क्या वो इमेज बनाएगी या नहीं बनाएगी, अगर बनाएगी तो रियल बनाएगी या वर्चुअल बनाएगी।
उसके बाद फिर आगे मज़ीद हम स्टडी करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसके अंदर इन लेंसेज का इस्तेमाल होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम एक बायोमेडिकल में इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मेन यूज़ है वो बायोमेडिकल में हो रहा है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो ओरिजिनेशन है, जो लेंस की ओरिजिनेशन है, जो फॉर्मेशन है, वो फिज़िक्स में से आ रही है। तो वो तमाम फिज़िक्स के ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम लोग बायोमेडिकल्स की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, जिनके ज़रिए से हम लोग बायो के काम करते हैं, जिनके ज़रिए से हम लोग बायोलॉजिकल स्टडीज़ में हेल्प लेते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स की स्टडीज़ को हम लोग बायोफिज़िक्स का नाम देंगे। इसके बाद हमारे पास फ़िज़िक्स की एक लास्ट ब्रांच बचती है जिसको हम लोग एस्ट्रोफिज़िक्स का नाम देते हैं। तो फिज़िक्स की जो लास्ट ब्रांच हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स है, इस लास्ट ब्रांच में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से आपको जाहिर है, अगर हमें नाम की मीनिंग्स पता हों, अगर हमें इन नाम के वर्ब्स प्लूरल और हमें इनकी मेन जो इनका पर्पस है कि नाम क्यों रखा गया, अगर हमें ये मालूम हो, तो फिर हमारे लिए फ़िज़िक्स को, मैथ्स को, केमिस्ट्री को, साइंस को, कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसको पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि नाम के अंदर उनके फ़ीचर्स मौजूद होते हैं, नाम के अंदर उनके बिहेवियर मौजूद होते हैं। जनरली अगर किसी का नाम रखा जाता है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम रखा जाता है, किसी सब्जेक्ट का नाम रखा जाता है, तो वो उसके फ़िज़िकल बिहेवियर को, उसके फ़ीचर्स को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और उसकी नेचर को देख कर रखा जाता है। साइंस के अंदर साइंस का ये रूल है कि अगर तो साइंस में किसी भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, थ्योरी या किसी भी चीज़ का नाम रखना है तो उसके बेसिक दो प्रिंसिपल्स हैं। या तो उसका नाम रखा जाएगा उसकी फ़ीचर्स, प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक, उसके बिहेवियर के मुताबिक। अगर उसके बिहेवियर के मुताबिक नाम नहीं रखना चाह रहे हैं तो नाम रखा जाएगा उसके प्रेजेंटर के मुताबिक, उसके साइंटिस्ट के मुताबिक, जिसने वो थ्योरी दी, जिसने उस चीज़ को इन्वेंट किया। ये दो रूल्स हैं साइंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं चीज़ों के नाम की वजह से। यही दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से हम चीज़ों को नाम देते हैं। तो हमने यहाँ पर जो एस्ट्रोफिज़िक्स नाम दिया है वो एक ऐसी ब्रांच को दिया है जिसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को स्टडी करते हैं, उन तमाम बॉडीज़ को स्टडी करते हैं जो कि एस्ट्रोफिज़िक्स में जस्ट लाइक हम प्लैनेट्स की बात करें, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनका जो मकसद होता है वो क्या है? एस्ट्रोनॉट्स का मकसद ज़मीन में मौजूद चीज़ों की स्टडी करना नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स का मतलब ज़मीन के बाहर मौजूद, स्पेस में मौजूद चीज़ों की स्टडी करना है। तो अब अगर हमें स्पेस में किसी चीज़ की स्टडी करनी है तो उस स्पेस की स्टडी के लिए सबसे हेल्पफुल चीज़ आज के दौर में सैटेलाइट है। सैटेलाइट के ज़रिए हम लोग स्पेस की स्टडी कर सकते हैं। सैटेलाइट के ज़रिए हम लोग किसी दूसरे मुल्क के साथ, किसी दूसरी कंट्री के साथ, किसी दूसरे स्टेट के साथ हम लोग आपस में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, हम उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सैटेलाइट को हम लोग किस तरीके से स्टडी करेंगे, सैटेलाइट का यूज़ क्या है, सैटेलाइट का पर्पस क्या है, सैटेलाइट का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, सैटेलाइट को हम लोग कहाँ कहाँ पे किस किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम चीज़ों की स्टडी एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर आएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के